आदाब नाजरीन, दो रुख के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। CMIE की रिपोर्ट आई है अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से। जून की ये रिपोर्ट है जिसमें दिखाते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 7.80% से बढ़ गई है। मुल्क में पहले ही इन्फ्लेशन की वजह से अवाम परेशान है। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तबका जो है वो पहले ही महंगाई की वजह से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ रही है। हालांकि इससे पहले कुछ महीनों में देखा था कि किसी हद तक इसमें फर्क आया था, बेहतर भी नहीं हुई थी लेकिन कम भी। अप्रैल और मई के महीने में इतना ज्यादा कम होते हुए भी नहीं देखा था। लेकिन जून की जो ये रिपोर्ट CMIE की आई है, उस हवाले से CMIE के ही मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है कि ये रिपोर्ट बहुत ही तशवीशनाक है। इस पर गौर फिक्र करने की और इक़दाम करने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं, ये जो नंबर्स है, ये बहुत ही चौंकाने वाले और डराने वाले हैं। आपको बता दें, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की ये रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 30.6% है। राजस्थान जहां पर 29.8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वहीं आसाम तीसरे नंबर पर है 17.2%, जम्मू एंड कश्मीर 17.2%, वहीं बिहार 14%। अगर देखा जाए तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार है तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, आसाम में बीजेपी की सरकार तो जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज है, बिहार में JDU बीजेपी का अलायंस है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि जून के महीने में इस तरह का डेटा सामने आना, इस तरह के आंकड़े सामने आना, इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि बारिश का सीजन था लेकिन बारिश देर से आई और इस वजह से जो खास तौर से रूरल एरिया है वहां पर ये डेटा बहुत ही ज्यादा खराब, ये नंबर्स बहुत ही ज्यादा खराब देखने को मिल रहे हैं। यानी कि रूरल एरिया में, गांव देहात में ये नंबर जो है हम इतना कम होते हुए अनएम्प्लॉयमेंट रेट देख रहे हैं। वहीं अगर हम अर्बन एरिया की भी बात करते हैं तो वहां की तस्वीर भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, बल्कि इसको अच्छी भी नहीं कहा जा सकता या सेटिस्फैक्ट्री भी अर्बन जो एम्प्लॉयमेंट रेट है उसके हवाले से भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जहां हमने देखा था कि अर्बन सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट रेट कहीं ना कहीं 0.1 मिलियन जॉब्स की वजह से जो बढ़ गई थी, उस वजह से कहीं ना कहीं एक स्टैटिक पोजीशन पर आ गई थी। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि जून के महीने के अकॉर्डिंग 2.3 मिलियन जॉब्स जो है वो अर्बन एरिया में सैलरीड पर्संस ने खो दी है। तो ये डेटा अर्बन के हवाले से अगर कहीं ना कहीं उतना भी बिगड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन देहात, गांव देहात के हवाले से ये नंबरात काफी ज्यादा खतरनाक है और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि रूरल एरियाज में जल्द अज जल्द न सिर्फ एग्रीकल्चर के हवाले से बल्कि इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर के हवाले से भी हालात को बेहतर करना काफी ज्यादा जरूरी है। और वहीं कंज्यूमर डिमांड जो है दिन ब दिन बेहतर नहीं हो रही है, अगर उसको कम ना कहें तो बेहतर भी नहीं हो रही है। लोग जो है डिमांड क्रिएट नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से मार्केट और भी ज्यादा मंदी की तरफ जा रहा है। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन सुलेमान मोहम्मद खान साहब जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब भी जुड़ चुके हैं। दोनों का खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले खान साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जो रिपोर्ट आई है CMIE की, इन नंबरों को आप जब देखते हैं, इस डेटा को जब आप देखते हैं, तो आपका एनालिसिस, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है? देखिए, फर्स्ट रिएक्शन किसी का भी सेन इंसान का कुदरती ये होगा कि गवर्नमेंट कंप्लीट फेलियर है। वो बिल्कुल नाअहल साबित हुई है पिछले 8 साल में। और मोरओवर जब आप समझ लें 2013-14 में जब नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट थे और कैंपेन करते थे 2014 में, तो ये उन्होंने वादा किया था भारत से कि हर साल में 2 करोड़ नौकरी दूंगा। तो इस हिसाब से उन्हें 8 साल में 16 करोड़ नौकरी देना चाहिए। तो नौकरी जो उन्होंने वादा किया था वो तो कहीं से कहीं तक आंकड़ा छू ही नहीं रहा, उसमें तो बुरी तरह से पिछड़ गए। लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नौकरियां थी वो भी खत्म कर दी अपने मुख्तलिफ बिना सोचे समझे फैसलों से। जैसे मिसाल के तौर पे नोटबंदी करी, उससे इतना बड़ा इकोनॉमिक लॉस हुआ, जॉब्स गई। बिना प्लान किए GST किया उसके फौरन बाद, उससे बहुत बड़ा इकोनॉमिक डैमेज पहुंचा देश को, नौकरियां गई। और GST की विफलता या फेलियर
इससे जाहिर होता है कि 1100 सर्कुलर या अमेंडमेंट्स या नोटिफिकेशन आ चुके हैं। 1 जुलाई 2017 को वो इम्प्लीमेंट हुआ था, एग्जीक्यूट हुआ था, इनफोर्स आया था, और पूरे 5 साल हो गए। 5 साल में 1100 अमेंडमेंट, सर्कुलर्स या नोटिफिकेशंस आए, उसमें मुख्तलिफ तरमीम जो उन्होंने करी है उसके लिए। तो कितना अनप्लान्ड, अनरियलिस्टिक टाइप का जीएसटी इन्होंने लॉन्च किया था, उससे समझ में आता है। तो ये जो इकोनॉमिक फेलियर है ओवरऑल, उसका नेचुरल इम्पैक्ट जॉब सेक्टर पे पड़ता है। और ये 7.8% जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आप दे रही हैं, ये तो एक तारीखी आंकड़ा है, और मुझे लगता है कि तारीख में ऐसा कभी कभार, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में देखने को मिलता होगा। तो गवर्नमेंट का कंप्लीट फेलियर है, जो वादे किए थे। लेकिन खान साहब, वही ये भी कहा जा रहा है कि ये तो सीजनल चेंज की वजह से ऐसा हुआ है। सीजनल चेंज जैसे ही बेहतर होंगी तो ये आंकड़े भी बेहतर हो जाएंगे। नहीं, सीजनल का आप देखिए ना, कंसिस्टेंट 2016-17 से इस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट, 45 साल का जो अनएम्प्लॉयमेंट वो था, कैलकुलेशन थी, परसेंटेज था, वो सब ब्रीच कर गया। सीजनल का है तो कंसिस्टेंट डाउन स्लाइड पे है, लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस वक्त करीबन हमारी जो मुल्क की एवरेज एज है, हमारा बहुत नौजवान और युवा देश है, 28-30 साल एवरेज एज है। तो जो वर्क फोर्स है हमारे पास करीबन 100 करोड़ की है जो काम कर सकते हैं। उसमें बहुत से लोग, और वो सक्षम हैं, अहल हैं, कॉम्पिटेंट हैं, इंस्पिरेशन है उनके पास, वो सब कुछ कर सकते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन नौकरी नहीं है। अगर है तो जो उनकी कैपेबिलिटी है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो स्किल है, उसकी मिल नहीं रही है, तो वो डिमोरलाइज हो रहे हैं। और करीबन 5 से 7 और सीएमआई की मजीद रिपोर्ट्स के हवाले से भी कि लेबर वर्क फोर्स जो है वो बढ़ नहीं रहा है। शुभेंदु अवस्थी साहब, ये बताइए कि ये जो नंबर सामने आया है, इसके हवाले से सीएमआई के डायरेक्टर का कहना है कि ये वरीसम है, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं बार बार वही आपकी जो डिबेट चल रही है, और उसको मैं यहाँ पर जो सीएमआई के ग्राफ्स हैं जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर है, आप देखिए पूरा कंसिस्टेंसी है, 7 पॉइंट समथिंग, और इसके बाद आगे पीछे ऊपर नीचे करके, और एवरेज जो हमारा ऑल इंडिया एवरेज है वो भी 7 के आसपास है, 7.8 समथिंग। मेरा ये कहना है, यदि कोई पर्टिकुलरली जून के महीने में कुछ ऊपर नीचे हुआ है तो ये एक टेम्परेरी फ्लक्चुएशंस है। इसको लेकर कांग्रेस ने तो राजनीति कर दी है। अभी सुलेमान साहब कह रहे हैं कि ये पूरे देश में ये हालत है। अरे साहब, अपने जमाना भूल गए आप, जब 2 से भी नीचे चली गई थी। आज जीडीपी 9.6 है और वर्ल्ड में हाईएस्ट, आज तक के 70 सालों में हमने हाईएस्ट एक्सपोर्ट किया है। फिर भी नहीं आपको अच्छा लगता, क्योंकि आप एक चश्मे से देखते हो, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा कि ये। लेकिन सर अवस्थी साहब, ये तो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जीडीपी जिस रेट पर बढ़ रही है उतना काफी नहीं है। इसको चले इत्मीनान बख्श कह सके, लेकिन काफी नहीं है। अगर हमें बेहतर अपने हालात करने हैं तो जीडीपी को इससे काफी तेज पेस पर आगे बढ़ना होगा। देखो मनोजा, मैं एक ही बात कहूंगा, मैं आपके चैनल पर हमेशा आता हूँ और अपनी बात को बड़ी शालीनता से कहना चाहता हूँ जी। 2 सालों का जो हमारा बैकलॉग था, हम 2 सालों तक कुछ कर नहीं पाए, उसका एवरेज इफेक्ट पड़ेगा। जो प्रोजेक्ट रुके हुए थे वो चालू हुए, जो कंट्री के अंदर हम और अच्छा कर सकते थे, बढ़ा सकते थे, वो कहीं ना कहीं हम सबने फील किया है। हम अपने घरों में बैठ गए, हमने अपना सामान कम खरीदा, जिनका प्रोडक्शन, जो लोग फैक्ट्री चला रहे थे उनके मटेरियल कम बिके, जीएसटी कम कलेक्शन हुआ। परंतु उसके बावजूद भी यदि हम 9.6, अब आप देखो जीडीपी लेके आए, और पूरा वर्ल्ड जहां पर इकोनॉमिकल क्राइसिस में चला गया, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो यूरोप के कंट्रीज हो, भारत एक बहुत अच्छी पोजीशन पे है और आगे आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। सर, इन्फ्लेशन बर्स्ट होने का खतरे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो अभी सिचुएशन है इस हवाले से, और खासतौर से हाउस होल्ड इन्फ्लेशन का खतरा है। देखो, दोनों चीजें, रिजर्व बैंक बहुत ध्यान से उसको, रेपो रेट को और उन सबको कंसीडर कर रहा है जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। हम माइन्यूटली अभी, आज तो आप मंथ के बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट और सीएमआई रिपोर्ट देख रहे हो। यहाँ सालों साल तक हमने 10-10 साल की रिपोर्ट देखते थे, तब भी नहीं पता चल पाता था। मेरा ये कहना है, हम लोग बड़े सजगता के साथ देख रहे हैं, चीजें खराब नहीं हो रही हैं, डे बाय डे इंप्रूवमेंट हो रहा है। पर मेरा ये कहना है कि देश की राजनीति को, देश को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम सुलेमान साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता और विपक्ष के प्रवक्ता, आप कम से कम साथ तो दो। यहाँ बातें कर रहे हो कि ये देखिए मेरी फर्स्ट नजर में ही खराब है, पूरे देश में क्या हो गया। अरे साहब, यहाँ पे जब हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं
तब आप अच्छा नहीं होने दे रहे हो। जब हम वैक्सीनेशन लगाने की कोशिश करते थे तब आपने वैक्सीनेशन लगाने की कहा कि नहीं लगेगा। अवस्थी साहब, 13 मिलियन जॉब्स लॉस्ट हुई है, 13 मिलियन जॉब्स। ओके, आज आप दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में देखिए। सर, हम दूसरे कंट्रीज के साथ क्यों कंपैरिजन करें? हम अपने मुल्क की बात कर रहे हैं। जब ये 13 मिलियन जॉब्स अगर लॉस हुए हैं तो वो हमारे लिए गौरव फिक्र करने की बात जरूर है। देखो ना, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, मैं ही कहता हूं। परंतु आप जब ये देखिए कि यदि हमारे पूरे विश्व में इतनी बड़ी कभी बीमारी आई क्या? और इससे पहले कभी बीमारी ये आती थी, वैश्विक बीमारी कांग्रेस के जमानों में, तब लोग दवाई की कमी से कम मरते थे, भूख से ज्यादा मरते थे। हमने लगातार 2.5 साल 25 महीने लोगों को, जो गरीब लोग थे जिनके पास अनाज नहीं था, उनको फ्री ऑफ अनाज भेजा है। आप बात कर रहे हैं, हमने लोगों को मरने नहीं दिया, हमने इनकी तरह छोड़ नहीं दिया था कि जब दवा 20 साल बाद आएगी तब हम यूज करेंगे। हमने आगे हर गवर्नमेंट की यही कोशिश रही है। खान साहब, कोविड एक बहुत बड़ा रीजन रहा है और सिर्फ किसी एक मुल्क के लिए नहीं, पैंडेमिक पूरी दुनिया के लिए ही ये परेशानियां खड़ा कर चुका है और अभी भी ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन से पूरी दुनिया ही जूझ रही है। खान साहब, देखिए, मुझे बड़ा अफसोस होता है, पहले जब कांग्रेस की सरकारें होती थी या जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और मुख्तलिफ लोग जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, तो इस मुल्क की नींव रखी, संविधान लाए और मुख्तलिफ साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस रखे। तो पंडित नेहरू और ये तमाम लीडर दुनिया के जो सबसे प्रॉस्परस मुल्क होते थे उनसे कॉम्पीट करते थे और भारत एक ड्रीम था और उसी तरह से उसकी एक नींव रखी गई मजबूत। आज ये हाल हो गया भाजपा के शासन में। उस टाइम भारत किससे कॉम्पीट करता था? यूएस से, रशिया से, यूरोप से, वेस्ट से, इनसे कंपटीशन होता था। आज हमारा कंपटीशन कैसे ये कंपैरिजन कर रहे हैं? श्रीलंका से, भूटान से, नेपाल से, पाकिस्तान से। बात बात पे पाकिस्तान ही नहीं याद आता है। तो अभी ये कह रहे थे ग्रोथ बांग्लादेश हमसे आगे है, जो हमसे 24 साल बाद कायम हुआ, एक इंडिपेंडेंट मुल्क बना 1971 में, वो हमसे काफी आगे। नेपाल, भूटान हमसे अच्छा लग रहा होगा इंडेक्स में। देखिए, मैं और आप एक ही देश के नागरिक हैं। जैसा आपको बुरा लगता है, मुझे लगता है आपको नहीं लगता, मुझे ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि आप लोग तो बर्बादी और तबाही पे आमादा है। ये सरकार जो कहा था ये देश नहीं बिकने दूंगा, जो पिछले 60-70 साल में संसाधन, इंस्टीट्यूशंस, देश के एसेट्स बनाए सरकारों ने, मुख्तलिफ सरकारों ने, कांग्रेस का ज्यादा बड़ा उसमें रोल है, लेकिन उसमें जनता पार्टी की भी सरकार थी, वाजपेयी जी की पूरी 6 साल की सरकार थी, 89 से 91 और थर्ड फ्रंट की सरकारें थी, ये भी सरकार थी। सबने मिलके जो देश को बनाया, एक एक करके थ्रो अवे प्राइजेस में बेचे जा रहे हैं, ऐसे बेच रहे हैं। ये मुझे तो, मैं समझता हूं कि इस तरह इंस्टीट्यूशंस को बेचा जा रहा है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उसका रिजर्व फंड 8 साल में 6 लाख करोड़ आप निकाल चुके हैं सरकारी घाटे को पूरा करने के लिए, और आप कह रहे हैं इकोनॉमी रोर कर रही है। मैडम, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो बताते हैं ना जीडीपी ग्रोथ रेट, अब सरकार के जो आंकड़े पेश करते हैं उस पर भी यकीन नहीं रहा है। पहले सरकार के आंकड़ों पे लोग ब्लाइंड फेथ करते थे, आज की डेट में उस पे भी लोगों को यकीन नहीं रहा। अवस्थी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, अवस्थी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मेरी बातों को बहुत अच्छी तरह समझता हूं, मैं खाली एक कंपैरिजन करना चाहता हूं। मेरी बात पूरी कर लूं, फिर सलमान साहब, ये जो जॉबलेस, अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं, आप उसके बाद बोलो। हाँ, ये जो जॉबलेस ग्रोथ की बात करते हैं, मुझे लगता है ग्रोथ सिर्फ जो प्रधानमंत्री के, सरकार के जो उद्योगपति मित्र है, छोटा मोदी, चौकसी, अडानी, अंबानी, इस तरह के लोग जो उनके दोस्त है, करीबी हैं, उन्हीं की ग्रोथ हो रही है। उसके अलावा आम जनता की कोई ग्रोथ नहीं है। एक आंकड़ा मैं आपको उसी रिपोर्ट से देना चाहूंगा कि आप सरकारी पद क्यों नहीं, 62 लाख नौकरियां देश में हैं, लेकिन आप पद नहीं भर रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में 9,10,000 नौकरियां, आर्मी, इंडियन आर्मी में 2,55,000 नौकरियां, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में 91,000 नौकरियां खाली पद पड़े। हमको मालूम है, हमारा प्रश्न का जवाब दे दीजिए। सेक्टर बैंक्स में 2 लाख नौकरियां, सेंट्रल और नवोदय विद्यालय में 16,000, प्राइमरी स्कूल्स में 8 लाख, सेंट्रल स्कूल्स में 18,000, IIT, IIIT, IIM, NIT में 16,000,
तो इस तरह से 62 लाख नौकरियां देश में सरकारी हैं, सुलेमान जी, उसे ठीक। अब मेरा जवाब अवस्थी साहब भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं? और ये सिर्फ आपसे कांग्रेस या ऑपोजिशन पार्टियां नहीं पूछ रही हैं, बल्कि देश का युवा भी आपसे ये बात, सरकार से ये बात पूछ रहा है कि भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं, बल्कि उल्टा ऐसा क्यों हो रहा है कि गवर्नमेंट जॉब्स मजीद श्रिंक होती जा रही हैं? देखो, एक जवाब मैं इसको देने से पहले इनसे क्वेश्चन पूछ लूं जो मैं पूछना चाह रहा जी था। पूछिए। अभी इन्होंने कहा कि अरे मेरे सवालों का जवाब दिया आप। जवाब दूंगा मैं, आप भी जवाब देना पड़ेगा आपको भी बैठ के। राजस्थान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट नया दौर आ रहा है, 30% है, 30% है जो सरकार है, अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट। अरे जनाब, स्टेट्स में वो जवाब नहीं देना चाहते, कहते अपोजिशन जवाब दे। जनाब सुनिए, हरियाणा में भी है सर, हरियाणा में भी 30% है। पहला जवाब ये दे, 16 जवाब नहीं पूछ रहा हूँ, यूपी में 2.8। नहीं, पहला आप मेरा जवाब दे, फिर मैं 16 करोड़ नौकरियों का वादा मोदी जी ने किया था। आपने जवाब नहीं दिया, क्वेश्चन का जवाब आपको क्वेश्चन पूछ के नहीं देता है। राजस्थान में क्यों नहीं अच्छा कर लिया आपने? अच्छा, तो 2.8 है। अच्छा, राजस्थान का तो राजस्थान को, 29.8 को छोड़ दें और स्टेट्स में तो आप सुपर डुपर हिट है। 32 लाख नौकरी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तेलंगाना ना। सर फिर तो राजस्थान, आसाम, बिहार, जम्मू कश्मीर सब जगहों की बात होगी। और अगर आप राजस्थान की बात करेंगे 29% है, तो हरियाणा में भी 30% है, और ऐसे बिहार, आसाम और जम्मू कश्मीर भी आ जाएगा। अवस्थी साहब ये बता दें, अवस्थी साहब भर्तियों के हवाले से बता दें, क्योंकि मिस्टर व्यास CMIE डायरेक्टर का भी ये कहना है कि ये जो श्रिंक हो रही है गवर्नमेंट जॉब्स, इससे न सिर्फ जो ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ रही है, बल्कि ये भी कि लोगों की उम्मीदें जो है वो भी खत्म हो रही है। यानी कि लोग जो है अब अपने फ्यूचर के बारे में ऑप्टिमिस्टिक नहीं दिख रहे हैं, जो कि एक तशवीशनाक बात जरूर है। बिल्कुल है तशवीशनाक। मुनज्जा जी, मैं जवाब सुन लीजिए। मुनज्जा जी, हर देश में, हर कंट्री के अंदर, जैसे अभी हमने एक अग्निवीर योजना लाए। अब आज से 10 साल पहले आर्मी की रिक्वायरमेंट कुछ और थी। आज हमारे पास बहुत सारी चीजें आ गई हैं, बहुत सारे एडवांस इक्विपमेंट्स आ गए हैं, जो पहले हाथ में से रजिस्टर लिखा जाता था। अरे सर, अग्निवीर को छोड़ो, जो पहले पढ़े आजकल क्या हुआ? सुलेमान जी, आप सुनेंगे या तो नहीं सुनेंगे? आप सुनिए पहले पूरी बात, उसका जवाब दे। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जो रेगुलर जॉब से वो क्यों नहीं भर रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ, जो काम अग्निवीर को हटाइए, जो पब्लिसाइज जॉब है, तो लोग नौजवान सड़कों पे एजिटेशन कर रहे हैं, उनको जवाब दिए ना। 11 लाख जवाब दे रहे हैं आपको। आप कम से कम आग मत लगाइए, आप कम से कम आग मत लगाइए। मेरा ये कहना है, आग लगाने में बहुत आगे हैं आप लोग। मेरा ये कहना है कि जो काम पहले हाथों से होता था, राइटिंग में होता था, आप लोगों के, हम नहीं करते, या आप लोग करते हैं। सुनिए, इसके लिए आप इनफेमस हैं। लेकिन अवस्थी साहब आप कह रहे हैं कि अब जो है टेक्निकल चीजें बदल गई हैं, कई चीजें मॉडर्नाइज हो गई हैं, लेकिन एक तो जिन मुल्कों के बारे में आप ये बता रहे हैं कि इसराइल हो, US हो, जहां पर इस तरह की भर्तियां होती है वो एडवांस्ड है, वहां पर इस तरह की भर्तियां होती आ रही है, लेकिन यहाँ पर अभी उतनी एडवांसमेंट नहीं हुई है। और दूसरा ये कि साल दर साल युवा वेट करते हैं सर इस एग्जाम का, प्रिपरेशंस होती है। वहीं पिछले साल भी भर्ती नहीं हुई थी, तमाम तर तैयारियां की जा चुकी थी। ऐसे में युवा परेशान होगा। और ये सर वो युवा है जो आर्मी में खासतौर से भर्ती के लिए आते हैं, ये वो युवा है जिनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। मुनज्जा जी, जो लोग आग लगा रहे हैं वो आपको लगता है आर्मी में बैठे थे? ये आग लगाने वाले इनके भड़काए हुए लोग हैं। आज कोई जो आर्मी में जा रहा है वो रेलवे को आग नहीं लगाएगा। सर ये इस हवाले से भी आपको बता दूं, एक रिपोर्ट के मुताबिक जब एक युवा खास तौर से जो ये अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की तादाद इतनी बढ़ रही है, डेस्परेशन और आउट ऑफ जो ये फ्रस्ट्रेशन है कि कुछ हो नहीं रहा है, इस वजह से भी उनमें इस तरह का एक वॉयलेंस की तरफ जा सकते हैं। ये पहले ही इम्कान जाहिर किया गया था। और ये कि और युवा इस बात से भी परेशान है कि अगर वो अपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं तो ये क्यों है कि उनको नेशनल, एंटी नेशनल, हिंदू मुस्लिम में बांट दिया जाता है। ये डेस्परेशन है सर यूथ में। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है फ्रस्ट्रेशन है तो आग लगा देंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इसको रोका जा सकता है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट रोक सकती है। आप ये कहिए कि जो भी लोग आग लगा रहे थे वो गलत लगा रहे थे, उनके खिलाफ बहुत कार्रवाई करिए। आप ये कहिए ना कि अगर किसी ने कानून तोड़ा है, तो मैंने देखा गोरखपुर के, बनारस के बच्चे हैं, गलती हो जाती है और कार्रवाई बच्चों के ऊपर हो। नहीं, आप झूठ बोलने से हालात नहीं बदलेंगे। मेरा आपको बिल्कुल बोल रहा हूँ मैं। आपने 70 सालों में देश को इतने नीचे ले आए,
70 सालों में देश को इतना नीचे ले आए सलमान साहब कि देश को खड़ा करने में और 10 साल लेके चले जाएं, तभी देश का कुछ प्रॉस्पर कर सकता है। इस तरह से आप जब तक अपनी गलती को या अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और जो प्रॉब्लम है उसे 70 साल तक आपने इस पूरे भारत को 70 साल गए भैया, ये रिकॉर्ड बहुत पुराना हो गया, रील घिस गई उसकी, खून चूसा है, सुलेमान साहब, खान साहब ये बता दें कि इस वक्त जो है मुल्क में और खास तौर से प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें इन्वेस्टमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगरचे हमें जॉब्स को जनरेट करना है, इकोनॉमी को बेहतर करना है, उसमें इन्वेस्टमेंट्स चाहिए और एंथुसियास्टिक इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए अपनी इकोनॉमी में। और गवर्नमेंट की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट की जा रही है, फंडिंग हो रही है। साथ ही साथ स्टार्टअप इंडिया का जिस तरह से शुरुआत हुई थी उससे भी काफ़ी प्रोग्रेस देखने को मिला था। तो क्या आपको नहीं लगता कि कोशिशें हो रही है, इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, लेकिन फिर ये चूक कहाँ पर हो रही है? क्या इन्वेस्टमेंट्स, फंडिंग्स सही से नहीं हो पा रही है? और अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने जो आंकड़े भी दिए थे उस हिसाब से भी ये माना जा रहा था कि प्राइवेट सेक्टर में फंडिंग अच्छे से की जा रही है। फिर भी बावजूद उसके एक्सपर्ट्स क्यों ये कह रहे हैं कि ये काफ़ी नहीं है, इससे जॉब्स जनरेट नहीं हो पाएंगे? देखिए, जो हालात बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 8 साल में देश में खड़े कर दिए, अब अगले 5-6 साल में कम से कम हर साल 3-4 करोड़ लोगों को नौकरी मिले, तब हालात नॉर्मल हो सकते हैं। और इनकी कोई प्लानिंग नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है कि 3-4 करोड़ नौकरी हर साल तैयार कर सके। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की सरकार कह रही है, हमें तो दिख नहीं रहा है कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हाँ, जो सरकार के एसेट्स थे, जो इस देश की धरोहर थी, जो एसेट्स थे, जो नवरत्न होते थे, उनको इन्होंने थ्रो अवे प्राइजेस में हाईवे बेच दिए, पोर्ट बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, LIC बेच दी, ONGC बेच दी, एयर इंडिया। चलिए, एयर इंडिया का मैं विड्रॉ करता हूं क्योंकि एयर इंडिया तो काफी सालों से उसमें था, वो बिकना ही था, उसका डिसइन्वेस्टमेंट होना ही था। उसके अलावा हेल्दी एसेट्स जो थे उनको आपने ऐसे थ्रो अवे, जैसे होता है ना, कोई बच्चा, कोई जिसके बाप दादा कोई बहुत बड़ी, सुनिए आप अपने ऊपर एक तंज सुनिए, मैं तंज ही कर रहा हूं आप पे। जैसे बाप दादा कोई जायदाद बनाते हैं, मजबूत करते हैं उसको कि भाई आने वाले वक्त में मेरी नस्लें उसको और बढ़ाएंगी, करेंगी, लेकिन वो अगर उनकी औलादे जो है कॉम्पिटेंट और अहल नहीं निकले और उसकी संजीदगी को नहीं समझे तो अपनी जायदादें बेच बेच के अपना वक्त काटती हैं, जिंदगी गुजारती हैं। ये वही कर रहे हैं बीजेपी के लोग कि जो बाप दादा ने बनाया। अवस्थी साहब ये बताइए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बार बार ये डेटा प्रोवाइड किया है कि हम कैपेक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और किया भी गया है और माना जा रहा है अच्छी बात है जो कैपेक्स में इन्वेस्टमेंट की जा रही है, जो पैसे लगाए जा रहे हैं। ऐसे में टैक्सेस के हवाले से भी अच्छी खासी आमदनी जो गवर्नमेंट की हुई थी, लेकिन ये भी साथ कहा जा रहा है कि ये अच्छी बात तो है लेकिन काफ़ी नहीं है, और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। हालांकि अनाउंसमेंट्स हो रही हैं लेकिन वो अनाउंसमेंट्स रियल ग्राउंड पर नहीं देखी जा रही हैं। और दूसरी ये बात सर, जो एंटरप्रेन्योर्स है जिन्होंने स्टार्टअप के टाइम पे स्टार्टअप इंडिया के हवाले से जो काम शुरू किए थे, वो भी अब एंथुसियास्ट नहीं नजर आ रहे हैं क्योंकि फंडिंग नहीं हो पा रही है। इस वजह से जो स्टार्टअप में जिनको एम्प्लॉयमेंट मिली थी वो भी वो जॉब खो रहे हैं और उसमें कुछ फंडिंग आगे भी नहीं हो रही है और इन्वेस्टमेंट भी वो करने के लिए अब वो रिस्क लेने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, मैं इसका जवाब दूंगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम ये 1-1.5 मिनट बात ना करें, कोई भी टोके ना। मेरा ये कहना है, जो ये लोग लगभग 3 से 4 किलोमीटर नेशनल हाईवे पर डे बनाते थे, हम 80 से 90 किलोमीटर पर पहुंच गए हैं। देश के अंदर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, इतनी जॉब तैयार हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कें तैयार करके दे रहे हैं जिससे वो प्राइवेटाइज करते हैं। अरे आप मजाक कर रहे हो क्या? आपको मैंने पहले कहा था कि आप बीच में मत बोलिए। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई है। तो हाँ साहब, आप अवस्थी जी की बात पहले सुन ले, अवस्थी जी की बात एक बार सुन ले, फिर आपको भी बात करने का मौका दिया जाएगा। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर एक टाइम बीइंग जॉब क्रिएट करता है, उससे ज्यादा बेहतर प्रोजेक्ट्स बनाने की जरूरत है। अवस्थी जी आप अपनी बात मुकम्मल कर ले। नहीं, ये इस तरीके के बीच में बोलेंगे तो ये सुनेंगे हमारी। मैंने पहले ही रिक्वेस्ट किया था कि 1 मिनट बोलेंगे। हम सुनने को नहीं बैठे, सुनने को सरकार बैठी है। आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने 70 साल देश को चूस के, उद्योगपतियों की सरकार है, चूस के उसका खून लेके, उसका खून पूरा देश इसलिए ले गए लोगों ने। उसके बाद गुस्सा आ रहा है, शर्म आना चाहिए तुम लोगों को। साहब आपको देख के हमको शर्म आती है
और यही कारण है सलमान साहब, आप पूरे भारत में, आप पूरे लेकिन भारत में वक्त की कमी है खान साहब, वक्त की कमी है। अवस्थी साहब तुरंत ही आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये बात आपने सही कही कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रही है गवर्नमेंट, बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग रोड्स के हवाले से प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन साथ ही एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से ये वाले प्रोजेक्ट्स जो है ये एम्प्लॉयमेंट रेट बेहतर नहीं करेगी, इससे इकोनॉमी बूस्ट नहीं होगी, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बहुत लिमिटेड होते हैं। हमें सर्विस सेक्टर में और इंडस्ट्रियल सेक्टर को बेहतर करने की और एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर करने की बहुत जरूरत है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, इंडस्ट्री तभी डेवलप होगी जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। और खान साहब को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा करते करते तो खाली 2.5 सरकारें बची हुई है इनकी, और अब समय आएगा और रुक जाइए 6 महीने 8 महीने, जनता ने देखा हुआ है आप लोगों को, यहाँ चैनल पे बैठ के कुछ भी बोलने से नहीं होगा। मैं हर बार यदि हमने नहीं किया होता, मैं दुआ तो कर रहा हूँ कि नहीं श्रीलंका वाले हालात आप लोगों ने पैदा कर दिए, ऊपर वाला ना करे नहीं, ऐसा हमारी वजह से श्रीलंका को आपने बना दिया। हाँ, इसलिए हम यही दुआ कर रहे हैं कि आप लोग सुधर जाए, कुछ इकोनॉमी सुधर जाए। सलमान साहब, आप सुधरते सुधरते आप खत्म हो गए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। हमारे खत्म होने रहने से कोई मकसद नहीं है, देश रहना चाहिए, क्यों नहीं मकसद है? उसके लिए बोल रहे हैं। आप बर्बादी की राह पे हैं और मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। खान साहब ये बताइए कि खान साहब यही बताइए कि सीएमआई और आरबीआई की अगर रिपोर्ट्स भी हम देखें तो उस हिसाब से भी जो कंज्यूमर का एक सेंटिमेंट होता है, एक एटीट्यूड होता है डिमांड की तरफ, वो बहुत ही स्लो देखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं फ्यूचर के हवाले से और स्पेंडिंग के हवाले से भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का अब नजरिया एक तरह होपलेस हो गया है। इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? कि आप समझते हैं कि कुछ फैक्टर्स हैं जो काम में आ सकते हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रही है, वो जो होप थी वो धीरे धीरे करके होप खत्म हो रही है और ऑलमोस्ट लोग होपलेस होते जा रहे हैं। जॉब मार्केट में है नहीं, कहीं इन्वेस्टमेंट करें तो कोई कारोबार नहीं है, कोई धंधा आप कर नहीं सकते ठीक से। टैक्सेस का इतना बुरा हाल है कि इनका खुद ही टैक्स सिस्टम इन्हें यही नहीं मालूम है कि किस तरह से उसको डील करना है। देखिए, जब तक मीडियम और स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस को ये डेवलप नहीं करेंगे तब तक कभी भी जॉब सेक्टर और इकोनॉमी ठीक से ग्रो नहीं होगी फ्रॉम द बॉटम अप। आप आपको तो देख रहे हो, लेकिन बॉटम अप स्मॉल स्केल, मिडिल स्केल जॉब्स को, बिजनेसेस को बेहतर करने की जरूरत है। अवस्थी साहब, लास्ट कमेंट तुरंत ही आपसे चाहूंगी, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया जो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन वो अब ऐसे मोड में चला गया है कि अब एंटरप्रेन्योर्स इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं। उनको मजीद ऐसे एंथुसियास्ट करने के लिए क्या कुछ गवर्नमेंट कर सकती है या कर रही है? और आप सोचिए कि कहीं पे डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, जहां जहां छोटी छोटी चीजें ये लोग बाहर से इंपोर्ट करके ट्रेडिंग करके कमीशन खाते थे, वो भारत में बनाया जा रहा है। लोकल फॉर वोकल बहुत ज्यादा हो रहा है, वोकल फॉर लोकल हो रहा है, और हम यही कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं। आपने 70 साल खाली लोगों से खरीद कर कमीशन, 70 साल पीछे हम नहीं जाएंगे, हम इस वक्त की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी अगर हम 70 साल पीछे जा भी रहे हैं तो 1991 और 1992 की जहां पर हम बात करें, जहां पर बैंकक्रप्ट भी इंडिया हो गया था, लेकिन उसके बाद ऐसा दौर देखा था कि इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से और एंटरप्रेन्योरशिप्स के हवाले से बहुत ही बेहतर जो एक वेव चली थी वो काफी अच्छी थी, और शायद कहीं ना कहीं उसी तरह का एंथुसियाज्म अब देखने की जरूरत है। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, सुलेमान खान साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आदाब।